नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी कलरव नीता के साथ। और आज की कहानी है डाची। कहानीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। काट पी सिकंदर की मुसलमान जाट वाकर को अपने माल की ओर ललचाई भरी दृष्टि से देखते हुए चौधरी नंदू वृक्ष की छांव में बैठे बैठे अपनी ऊंची घरघराती आवाज में ललकार उठा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? और उसकी 6 फुट लंबी सुगठित देह जो वृक्ष के तने के साथ आराम कर रही थी तन गई, और बटन टूटे होने के कारण मोटी खादी के कुर्ते में उसका विशाल वक्षस्थल और उसकी बलिष्ठ भुजाएं दृष्टिगोचर हो उठी। वाकर तनिक समीप आ गया। गर्द से भरी हुई छोटी नुकीली दाढ़ी और सराई मूर्छों के ऊपर गर्दों में धसी हुई 2 आंखों में निमिष मात्र के लिए चमक पैदा हो गई। जरा मुस्कुराकर उसने कहा, साढ़नी देख रहा था भाई, कैसी सुंदर है, जवान है, देखकर आंखों की भूख मिटती है। अपने माल की प्रशंसा सुनकर चौधरी नंदू का तनाव कुछ कम हुआ। प्रसन्न होकर बोला, कौन सी रांची? वह परली तरफ से चौथी, वाकर ने संकेत करते हुए कहा। वो कहा कि एक घने पेड़ की छाया में 8-10 ऊंट बंधे थे। उन्हीं में एक जवान साढ़नी अपनी लंबी, सुंदर और सुडौल गर्दन बढ़ाए घने पत्तों में मुंह मार रही थी। माल मंडी में दूर जहाँ तक नजर जाती थी, बड़े बड़े ऊंचे ऊँटों, सुंदर साढ़नियों, काली मोटी बेडौल भैंसों, सुंदर नागौरी सींगों वाले बैलों और गायों के सिवा कुछ न दिखाई देता था। गधे भी थे, पर न होने के बराबर। अधिकांश तो ऊँट ही थे। बहावल नगर की मरुस्थल में होने वाली माल मंडी में उनका आधिक्य था भी स्वाभाविक। ऊँट रेगिस्तान का जानवर है। इस रेतीले इलाके में आमदरफ्त, खेतीबाड़ी और बारबरदारी का काम उसी से होता है। पुराने समय में गायें 10-10 और बैल 15-15 रुपए में मिल जाते थे। अब भी अच्छा ऊँट 50 से कम में हाथ ना आता था। और अब भी जब इस इलाके में नहर आ गई है, पानी की इतनी किल्लत नहीं रही, ऊँट का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा ही है। सवारी के ऊँट 200-200 से 300-300 तक में पाए जाते हैं, और बाही तथा बारबरदारी के भी 80-100 से कम न आते हैं। तनिक और आगे बढ़कर बाकर ने कहा, सच पूछता हूँ चौधरी, इस जैसी सुंदरी सारणी मुझे सारी मंडी में दिखाई नहीं दी। हर्ष से नंदू का सीना दुगना सा हो गया। यह एक ही क्या, यह तो सभी सुंदर हैं। मैं इन्हें चारा और ज्वार और मोठ देता हूँ। धीरे से बाकर ने पूछा, बेचोगे इसे? नंदू ने कहा, इठई बेचने लई तो लाया हूँ। तो फिर बताओ, कितने की दोगे? नंदू ने नख से सिख तक बाकर पर एक दृष्टि डाली और हंसते हुए बोला, तुझे चाहिए या तू अपने मालिक के लिए मोल ले रहा है? मुझे चाहिए, बाकर ने दृढ़ता से कहा। नंदू ने उपेक्षा से सिर हिलाया। इस मजदूर की यह बिसात कि ऐसी सुंदर सारणी मोल ले? बोला, तू की लेसी। बाकर की जेब में पड़े 150 के नोट जैसे बाहर उछल पड़ने के लिए व्यग्र हो उठे। तनिक जोश के साथ उसने कहा, तुम्हें इससे क्या, कोई ले। तुम्हें तो अपनी कीमत से गरज है, तुम मोल बताओ। नंदू ने उसके जीर्ण शीर्ण कपड़ों, घुटनों से उठे हुए तहमत और जैसे नूह के वक्त से भी पुराने जूते को देखते हुए टालने के विचार से कहा, जाओ जाओ, कोई ऐसी वैसी सारणी खरीद ले, इसका मूल्य तो 160 से कम नहीं। एक निमिष के लिए वाकर के थके हुए व्यथित चेहरे पर आह्लाद की रेखा झलक उठी। उसे डर था कि चौधरी कहीं ऐसा मोल ना बता दे जो उसकी बिसात से ही बाहर हो। पर जब अपनी जबान से ही उसने 160 बोल दिया है,
तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। 150 तो उसके पास थे ही। यदि इतने पर भी चौधरी ना माना तो 10 रुपये वह उधार कर लेगा। भाव ताव तो उसे करना आता न था। झट से उसने 150 के नोट निकाले और नंदू के आगे फेंक दिए। बोला, गिन लो, इनसे अधिक मेरे पास नहीं, अब आगे तुम्हारी मर्जी। नंदू ने अनमनस्कता से नोट गिनते आरंभ किए, पर गिनती खत्म करते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने तो वाकर को टालने के लिए ही मूल्य 160 बता दिया था, नहीं तो मंडी में अच्छी से अच्छी डाची 150 में मिल जाती है, और इसके तो 140 पाने की भी कल्पना उसने स्वप्न में भी ना की थी। पर शीघ्र ही मन के भावों को छिपाकर और जैसे वाकर का एहसान का बोझ लादते हुए नंदू बोला, साड़नी तो मेरी 200 की है, पर जा, सारी कीमत में से तुम्हें 10 रुपये छोड़ दिए। यह कहते कहते उठकर उसने साड़नी की रस्सी वाकर के हाथ में दे दी। क्षण भर के लिए उस कठोर व्यक्ति का जी भर आया। वह साड़नी उसके यहाँ ही पैदा हुई थी और पली थी। आज पाल पोस कर उसे दूसरे के हाथ में सौंपते हुए उसके मन में कुछ ऐसी दशा हुई जो लड़की को ससुराल भेजते समय पिता की होती है। जरा कांपती हुई आवाज़ में उसने नरम आवाज़ करते हुए कहा, यह साड़नी अच्छी तरह रखी गई है, तो इसे यूं ही मिट्टी में न रोल देना। ऐसे ही जैसे ससुर दामाद से कह रहा हो, मेरी लड़की लाड प्यार से पली है, देखना इसे कष्ट न देना। आह्लाद के पंख पर उड़ते हुए वाकर ने कहा, तुम जरा भी चिंता न करो, जान दे कर पालूंगा। नंदू ने नोट अंटी में संभालते हुए जैसे सूखे हुए गले को जरा तर करने के लिए घड़े से मिट्टी का प्याला भरा। मंडी में चारों ओर धूल उड़ रही थी। शहरों की माल मंडियों में भी जहाँ बीसियों अस्थायी नल लगे जाते हैं और सारा सारा दिन छिड़काव होता रहता है, धूल की कमी नहीं होती। फिर रेगिस्तान की मंडी पर तो धूल ही का साम्राज्य था। गन्ने वालों के गड़ेरियों पर, हलवाई के हलवे और जलेबियों पर और खोचे वाले के दही वड़े पर सब जगह धूल का पूर्णाधिकार था। घड़े का पानी टाचियों द्वारा नहर से लाया गया था, पर यहाँ आते आते वह कीचड़ जैसा गदला हो जाता था। नंदू का ख्याल था कि उसके निथरने पर पिएगा, पर गला कुछ सूख रहा था। एक ही घूंट में प्याले को ख़त्म करके नंदू ने वाकर से भी पानी पीने के लिए कहा। वाकर आया था तो उसे गजब की प्यास लगी हुई थी, पर अब उसे पानी पीने की फुर्सत कहाँ। वह रात होने से पहले पहले गांव पहुंचना चाहता था। डाची की रस्सी पकड़े हुए धूल को चीरता हुआ चल पड़ा। वाकर के दिल में बड़ी देर से एक सुंदर और युवा डाची खरीदने की लालसा थी। जाति से वह कमीन था। उसके पूर्वज कुम्हारों का काम करते थे, किंतु उसके पिता ने अपना पैतृक काम छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दिया था। उसके बाद वाकर भी इसी काम आया और छोटे से कुटुंब का पेट पालना शुरू किया। वह काम अधिक करता था, यह बात न थी। काम से उसने सदैव जीव चुराया था। चुराता भी क्यों ना, जब उसकी पत्नी उसे दुगना काम करके उसके भार को बांटने और उसे आराम पहुंचाने के लिए मौजूद थी। कुटुंब बड़ा न था। वह एक उसकी पत्नी और एक नन्ही सी बच्ची, फिर किस लिए वह जी हलकान करता। पर क्रूर और बेपीर विधाता, उसने उसे उस विस्मृति से, सुख की उस नींद से जगाकर अपना उत्तरदायित्व समझने पर बाध्य कर दिया। उसे बता दिया कि जीवन में सुख ही नहीं, आराम ही नहीं, दुख भी है, परिश्रम भी है। 5 वर्ष हुए, उसकी वही आराम देने वाली प्यारी पत्नी सुंदर गुड़िया सी लड़की को छोड़कर परलोक सिधार गई थी। मरते समय अपनी सारी करुणा को अपनी फीकी और श्रीहीन आंखों में बटोरकर उसने वाकर से कहा था, मेरी रजी आप तुम्हारे हवाले है, इसे कष्ट न होने देना। इसी एक वाक्य ने वाकर के समस्त जीवन के रुख को पलट दिया था। उसकी मृत्यु के बाद ही वह अपनी विधवा बहन को उसके गांव से ले आया था और अपने आलस्य
तथा प्रमाद को छोड़कर अपनी मृत पत्नी की अंतिम अभिलाषा को पूरा करने में संलग्न हो गया था। वह दिन रात काम करता था, बल्कि अपनी मृत पत्नी की उस धरोहर को, अपनी उस नन्ही सी गुड़िया को भांति भांति की चीज़ें लाकर प्रसन्न रख सके। जब भी कभी वह मंडी को जाता तो नन्ही सी रजिया उसकी टांगों से लिपट जाती और अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसके गर्ज से अटे हुए चेहरे पर जमाकर पूछती, अब्बा मेरे लिए क्या लाए हो? तो वह उसे अपनी गोद में ले जाता और कभी मिठाइयाँ और कभी खिलौनों से उसकी झोली भर देता। तब रजिया उसकी गोद से उतर जाती और अपनी सहेलियों को अपने खिलौने या मिठाइयाँ दिखाने के लिए भाग जाती। यही गुड़िया अब 8 साल की हो गई है, तो एक दिन मचलकर अपने अब्बा से कहने लगी, अब्बा हम तो डांची लेंगे, अब्बा हमें डांची ले दो। भोली भाली निरीह बालिका, उसे क्या मालूम था कि वह एक विपन्न साधनहीन मजदूर की बेटी है, जिसके लिए डांची खरीदना तो दूर रहा, डांची की कल्पना भी पाप है। रूखी हंसी हंसकर वाकर ने उसे अपनी गोद में लिया और बोला, रज्जो तू तो खुद डांची है। पर रजिया न मानी। उस दिन मसीर माल अपनी साढ़नी पर चढ़कर अपनी छोटी लड़की को अपने आगे बैठाए 2-4 मजदूर लेने के लिए अपनी इसी काट में आए थे। तभी रजिया ने नन्हे से मन में डांची पर सवार होने की प्रबल इच्छा पैदा कर ली और उसी दिन से वाकर की रही सही अकर्मण्यता भी दूर हो गई थी। उसने रजिया को टाल तो दिया था, पर मन ही मन उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह अवश्य रजिया के लिए एक सुंदर सी डांची मोल लेगा। उसी इलाके में जहाँ उसकी आय की औसत साल भर में 3 आने रोजाना भी ना होती थी, अब 8-10 आने हो गई। दूर दूर के गाँव में अब वह मजदूरी करता, कटाई के दिनों में दिन रात काम करता, फसल काटता, दाने निकालता, खलिहानों में अनाज भरता, नीरा डालकर भूसी के कूप बनाता, बिजाई के दिनों में हल चलाता, क्यारियाँ बनाता, बिजाई करता। उन दिनों से 5 आने से 8 आने रोजाना एक मजदूरी मिल जाती थी। जब कोई काम ना होता तो प्रातः उठकर 8 को उसकी मंजिल मारकर मंडी पहुंच जाता और 8-10 आने की मजदूरी करके ही घर लौटता। उन दिनों से वह रोज 6 आने बचाता आ रहा था। इस नियम में उसने किसी तरह की ढील ना होने दी थी। उसे जैसे उन्माद सा हो गया था। बहन कहती, बाकर अब तो तुम बिल्कुल ही बदल गए हो, पहले तो तुमने कभी ऐसी तोड़ मेहनत ना की थी। बाकर हंसता और कहता, तुम चाहती हो मैं आयु भर निठल्ला रहूं? बहन कहती, निकम्मा बैठने को कौन कहता है, पर सेहत गंवाकर रुपया जमा करने की सलाह भी न दे सकती। ऐसे अवसर पर सदैव वाकर के सामने उसकी मृत पत्नी का चित्र खिंच जाता। उसकी अंतिम अभिलाषा उसके कानों में गूंज जाती। वह आंगन में खेलती हुई रजिया पर एक स्नेह भरी दृष्टि डालता और विषाद से मुस्कुराकर फिर अपने काम में लग जाता था। और आज 1.5 वर्ष के कड़े परिश्रम के बाद वह अपनी चिर संचित अभिलाषा पूरी कर सका था। उसके एक हाथ में साढ़नी की रस्सी थी और नहर के किनारे किनारे वह चला जा रहा था। सांझ की बेला थी। पश्चिम की ओर डूबते सूरज की किरणें धरती को सोने का अंतिम दान कर रही थी। वायु में ठंडक आ गई थी और कहीं दूर खेतों में टिटहरी टिहू टिहू करती उड़ रही थी। वाकर के मन में अतीत की सब बातें एक एक करके आ रही थीं। इधर उधर कभी कभी कोई किसान अपने ऊँट पर सवार जैसे फुदकता हुआ निकल जाता था और कभी कभी खेतों से वापस आने वाले किसानों के लड़के बैलगाड़ी में रखे हुए घास के गट्टों पर बैठे बैलों को पुचकारते, किसी गीत का एकाध बंद गाते या बैलगाड़ी के पीछे बंधे हुए चुपचाप आने वाले ऊँटों को तुथनियों से खेलते चले जाते थे। बाकर ने जैसे स्वप्न से जागते हुए पश्चिम की ओर अस्त होते हुए अंशुमालू की ओर देखा, फिर सामने की ओर शून्य में नजर दौड़ाई। उसका गांव अभी बड़ी दूर था। पीछे की ओर हर्ष से देखकर और मौन रूप से चली आने वाली सारणी को प्यार से पुचकार कर वह और भी तेजी से चलने लगा, कहीं उसकी पहुंचने से पहले रजिया सो न जाए, इसी विचार से। मशीन माल की काट नजर आने लगी। यहाँ से उसका गांव समीप था।
यहीं कोई 2 कोस। वाकर की चाल धीमी हो गई और उसके साथ ही कल्पना की देवी अपनी रंग बिरंगी तूलिका से उसके मस्तिष्क के चित्रपटल पर तरह तरह की तस्वीरें बनाने लगी। वाकर ने देखा, उसके घर पहुंचते ही नन्ही रजिया आह्लाद से नाचकर उसकी टांगों से लिपट गई और फिर डांची को देखकर उसकी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य और उल्लास से भर गई हैं। फिर उसने देखा, वह रजिया को आगे बिठाए सरकारी खाले यानी नहर के किनारे किनारे डांची पर भागा जा रहा है। शाम का वक्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कभी कभी कोई पहाड़ी कौवा अपने बड़े बड़े पंख फैला और अपनी मोटी आवाज़ से 2-1 बार काँव काँव करके ऊपर से उड़ जाता रहा है। रजिया की खुशी का पारावार नहीं, वह जैसे हवाई जहाज में उड़ी जा रही है। फिर उसके सामने आया कि वह रजिया को लिए बहावल नगर की मंडी में खड़ा है। नन्ही रजिया मानो भौचक्की सी है, हैरान और आश्चर्यान्वित सी चारों ओर अनाज के इन बड़े बड़े ढेरों, अनगिनत छकड़ों और हैरान कर देने वाली चीज़ों को देख रही है। वाकर साहलाद उसे सबकी कैफियत दे रहा है। एक दुकान पर ग्रामोफोन बजने लगता है। वाकर रजिया को वहाँ ले जाता है। लकड़ी के इस डिब्बे से किस तरह गाना निकल रहा है, कौन इसमें छिपा गा रहा है, यह सब बातें रजिया की समझ में नहीं आती और यह सब जानने के लिए उसके मन में जो कौतूहल और जिज्ञासा है वह उसकी आंखों से टपकती पड़ती है। वह अपनी कल्पना में मस्त काट के पास से गुजरा जा रहा था और सहसा कुछ विचार आ जाने से रुका और काट में दाखिल हुआ। मसीरमाल की काट भी कोई बड़ा गांव न था। इधर के सब गांव ऐसे ही हैं, ज़्यादा हुए तो 30 छप्पर हो गए। कईयों की छत का या पक्की ईंटों का मकान इस इलाके में अभी नहीं है। खुद वाकर की काट में 15 घर थे। घर क्या झुग्गियाँ थीं, सिरकियों के खेमे, जिन्हें झोपड़ियों का नाम भी दिया जा सकता था या ना भी दिया जा सकता था। मशीरमाल की काट भी ऐसी ही 20-25 झुग्गियों की बस्ती थी। केवल मशीरमाल का निवास स्थान कच्ची ईंटों से बना था, पर छत उस पर भी छप्पर की ही थी। वाकर नानक पढ़ई की झुग्गी के सामने रुका। मंडी जाने से पहले वह यहाँ डांची का गदरा यानी पलान बनाने के लिए दे गया था। उसे ख्याल आया कि यदि रजिया ने सारणी पर चढ़ने की जिद की तो वह उसे कैसे टाल सकेगा। इसी विचार से वह पीछे मुड़ आया था। उसने नानक को 2-1 आवाज़ें दी। अंदर से शायद उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, घर में नहीं है, मंडी गए हैं। वाकर का दिल बैठ गया, पर क्या करे यह न सोच सका। नानक यदि मंडी गया है तो गदरा क्या खाक बनाकर गया होगा। फिर उसने सोचा, शायद बनाकर रख गया हो। इससे उसे कुछ सांत्वना मिली। उसने फिर पूछा, मैं सारणी का पलान बनाने के लिए दे गया था, वह बना या नहीं? जवाब मिला, हमें मालूम नहीं। वाकर का आधा उल्लास जाता रहा। बिना गदरे के वह डाची को क्या लेकर जाए। नानक होता तो उसका गदरा चाहे ना बना सकता, कोई दूसरा ही उससे मांग कर दे देता। यह विचार आते ही उसने सोचा, चलो मशीरमाल से मांग ले, उनके तो इतने ऊँट रहते हैं, कोई न कोई पुराना पलान होगा ही, अभी उसी से काम चला लेंगे, तब तक नानक नया गदरा तैयार कर देगा। यह सोचकर वह मशीरमाल के घर की ओर चल पड़ा। अपनी मुलाजमात के दिनों में मशीरमाल साहब ने पर्याप्त धनोपार्जन किया था। जब इधर नहर निकली तो उन्होंने अपने पद और प्रभाव के बल पर रियासत में कौड़ियों के मोल कई मुरब्बे ज़मीन ले ली। अब नौकरी से अवकाश ग्रहण कर यहीं रह रहे हैं। मुजारा रखे हुए थे, आय खूब थी, मज़े से जीवन व्यतीत हो रहा था। अपनी चौपाल में एक तख्तपोश पर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। सिर पर श्वेत साफा, गले में श्वेत कमीज, उस पर श्वेत जैकेट, कमर में दूध जैसे रंग का तहमद। गर्द से अटे हुए वाकर को सारणी की रस्सी पकड़े आते देखकर उन्होंने पूछा, कहो वाकर, किधर से आ रहे हो? वाकर ने झुककर सलाम करते हुए कहा, मंडी से आ रहा हूँ मालिक।
यह डाची किसकी है? मेरी है मालिक, अभी मंडी से ला रहा हूँ। कितने की लाए हो? वाकर ने चाहा, कह दे 8 बिस्सी की लाया है। उसके ख्याल में ऐसी सुंदर डाची 200 में भी सस्ती थी, पर मन में न माना। बोला, हुजूर मांगता तो 160 था, पर 7.5 बीसी ही में ले आया हूँ। मशीर माल ने एक नज़र डाली। वे स्वयं अरसे से एक सुंदर सी डाची अपनी सवारी के लिए लेना चाहते थे। उसकी डाची तो थी, पर पिछले वर्ष उसे सीमक यानी ऊँटों का एक प्रकार का रोग हो गया, और यद्यपि नील इत्यादि देने से उसका रोग तो दूर हो गया था, पर उसकी चाल में वह मस्ती वह लचक न रही थी। यह डाची उसकी नज़रों में जच गई। क्या सुंदर और सुडौल अंग है, क्या सफ़ेदी मायल भूरा भूरा रंग है, क्या लचलचाती लंबी गर्दन है। बोले, चलो हमसे 8 बीसी ले लो, हमें एक डाची की ज़रूरत है, 10 तुम्हारी मेहनत के रहे। वाकर ने फीकी हंसी के साथ कहा, हुजूर अभी तो मेरा चाव भी पूरा नहीं हुआ। मशीरमाल उठकर डाची की गर्दन पर हाथ फेरने लगे। वाह, क्या असील जानवर है। प्रकट बोले, चलो 5 और ले लेना। और उन्होंने आवाज़ दी, नूरे, अरे ओ नूरे। नौकर भैंसों के लिए पट्टे कतर रहा था। गंडासा हाथी में लिए भाग आया। मशीरमाल ने कहा, यह डाची ले जाकर बांध दो 165 में, कहो कैसी है? नूरे ने हतबुद्धि से खड़े वाकर के हाथ से रस्सी ले ली। नख से सिक तक एक नज़र डाची पर डालकर बोला, खूब जानवर है। और यह कहकर नौहरे की ओर चल पड़ा। तब मशीर माल ने आंटी से 60 रुपये की नोट निकालकर वाकर के हाथ में देते हुए मुस्कुराकर कहा, अभी एक राहक देकर गया है, शायद तुम्हारी ही किस्मत के थे। अभी यह रखो, बाकी भी 1-2 महीने तक पहुंचा दूंगा। हो सकता है तुम्हारी किस्मत से पहले ही आ जाए। और बिना कोई जवाब सुने वे नौहरे की ओर चल पड़े। नूरा फिर चारा कतरने लगा था। दूर ही से आवाज़ देकर उन्होंने कहा, भैंसे का चारा रहने दे, पहले डाची के लिए गवारे का नीरा कर डाल, भूखी मालूम होती है। और पास जाकर सारनी की गर्दन सहलाने लगे। कृष्ण पक्ष का चांद अभी उदय नहीं हुआ था। विजन में चारों ओर कुहासा छा रहा था। सिर पर 2-1 तारे निकल आए थे, और दूर बबूल और ओकाह के वृक्ष बड़े बड़े काले काले स्याह धब्बे बना रहे थे। फोक की झाड़ी की ओट से अपनी काट के बाहर वाकर बैठा उस क्षीण प्रकाश को देख रहा था, जो सरकंडों से छिन छिन कर उसके आंगन से आ रहा था। जानता था रजिया जागती होगी, उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। वह इस इंतज़ार में था कि दिया बुझ जाए, रजिया सो जाए, तो वह चुपचाप अपने घर में दाखिल हो जाए। तो ये थी कहानी डाची। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।